अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज़ का, विच इज़ कॉलरा। ठीक है, कॉलरा जो है ना, ये एक अक्यूट डायरियल डिजीज़ ही है जो बैक्टीरियम विब्रो कॉलरा की वजह से होता है। और ये मतलब किसी भी एज के पीपल को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें बच्चों में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है। ठीक है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सैनिटेशन और क्लीन वाटर एक्सेस लिमिटेड है, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है। तो इसमें बच्चे कैसे अफेक्ट होते हैं? ज़्यादातर वैसे ये फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। ठीक है, बच्चों को, जैसे बच्चों ने अगर जो है पानी पीने से या ऐसा फूड खाने से जो कि कंटेमिनेट हुआ होता है कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से, उससे अफेक्ट होंगे। रॉ या इम्प्रॉपरली कुक्ड सी फूड अगर खाएं फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर, उससे हो जाता है। फूड या ड्रिंक स्ट्रीट वेंडर्स से जो है कंज्यूम करने से होता है। या इवन अगर अनसैनिटरी वाटर सप्लाई से कांटेक्ट हो, स्पेशली जो ह्यूमन वेस्ट के साथ कंटेमिनेटेड हो, तो उससे कॉलरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने केस प्रेजेंट किया है कॉलरा का। 3 साल का बच्चा है, प्रेजेंट अक्यूट ऑनसेट के उसको सिवियर डायरिया हुए हैं और वॉमिटिंग भी हुई है। ठीक है, अक्यूट ऑनसेट का सिवियर डायरिया है, वॉमिटिंग हुई है, स्टूल जो है वो वाटरी है बिल्कुल। बच्चे को सिवियर डिहाइड्रेशन हो गई है लेकिन फीवर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉलरा का एक केस है। कॉलरा एक अक्यूट डिहाइड्रेटिंग डायरियल डिजीज़ है, याद रखें, इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग डायरियल डिजीज़ जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रो कॉलरी की वजह से जो है कॉज होती है। और ये रैपिडली डेथ करवा देता है अगर इसको ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट ना किया गया। ठीक है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर ना स्टार्ट किया गया तो ये रैपिडली डेथ भी करवा सकता है। अब इसके अलावा ये ट्रांसमिट वही बात कर रहा है कि कंटेमिनेटेड जो वाटर या फूड की मदद से ये ट्रांसमिट होता है, जैसे फीकल ओरल रूट। अब मेनली इसमें जो सीरो टाइप है O1 या सीरो टाइप O139, ये O139 जो है बंगाल स्ट्रेन है, ये ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कॉलरा का इंक्यूबेशन पीरियड याद रखें शॉर्ट होता है, कितना, तकरीबन 6 घंटों से लेके 5 दिनों जितना जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एवरेज कह लें कि ये 2 से 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और ये सिम्टम्स उसके बाद शो करता है, या तो 6 घंटों से 5 दिनों तक या 2 से 3 दिन तक। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? गैस्ट्रिक एसिड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है जो हमें विब्रोस से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रीच नहीं होने देता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ये बहुत ही ज़्यादा वेरी एसिड सेंसिटिव होता है, तो एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो कॉलरा कॉज करने के लिए विब्रो मस्ट कॉलोनाइज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाना होगा, तभी ये कॉलरा होगा। वहाँ पे जाके इनको स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के साथ अटैच होना होगा और वहाँ पे प्रोलिफरेट होना होगा। तो होता क्या है कि कॉलरा इंटेरोटॉक्सिन, ये इंटेरोटॉक्सिन ना एक सब यूनिट ऑफ एडेनालाइल साइक्लेज के साथ एक रेगुलेटरी सब यूनिट होता है। हमारे जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं ना, हमारे इंटेरोसाइट्स, तो इंटेरोसाइट्स में रेगुलेटरी सब यूनिट होता है एडेनालाइल साइक्लेज का, उसके साथ ये इंटेरोटॉक्सिन जाके बाइंड कर जाता है। तो वहाँ पे ये साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करेगा। अब हाई साइक्लिक AMP हो गए हैं, बढ़ गए हैं, उनको इंक्रीज़ कर रहा है, तो उससे एक्टिव सिक्रीशन क्लोराइड की इंक्रीज़ हो जाएगी बाय द क्रिप्ट सेल्स। ठीक है, क्रिप्ट सेल्स जो हैं वो क्लोराइड को ज़्यादा सिक्रीट करेंगे एंड डिक्रीज इन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड बाय द विलस सेल। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की एक्टिव सिक्रीशन हो रही है क्रिप्ट सेल से, और सोडियम क्लोराइड की डिक्रीज़ हो रही है एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द विलस सेल। यानी देखें, सबसे पहले हमने फूड या वाटर कंटामिनेटेड था, विब्रो कॉलराई को इंजेस्ट कर लिया, बैक्टीरिया चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वो म्यूकस लेयर तक पेनिट्रेट किया, उसने इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग को कोलोनाइज़ किया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया सेल्स को इन्वेड नहीं करता या इंटेस्टाइनल वॉल को, बल्कि ये वहाँ पे इंटेस्टाइनल लूमेन पे ही रहता है और वहाँ कॉलरा टॉक्सिन रिलीज़ करता है। तो ये कॉलरा टॉक्सिन का एक्शन है। क्या होता है कि ये कॉलरा टॉक्सिन जो है ना, 2 मेन सब यूनिट्स का बना होता है, A एंड B। A एक्टिव सब यूनिट होता है, B बाइंडिंग सब यूनिट होता है। तो 5B यानी बाइंड, जो 5B सब यूनिट्स होते हैं ना, वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिकली टू अ लिपिड रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल कॉल्ड द गैंग्लियोसाइड GM1। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइनल सेल पे ज़्यादा डीप चली गई में GM1 होता है गैंग्लियोसाइड GM1, ये एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे एक लिपिड रिसेप्टर है, वहाँ पे ये B सब यूनिट आके बाइंड करता है। अब ये बाइंडिंग ना टॉक्सिन की एंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब तो ये जो बाइंडिंग है ये टॉक्सिन की एंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसेंशियल है। इसमें अब बाइंडिंग हो गई, अब इंटरनलाइजेशन होगी, यानी इंटायर जो टॉक्सिन
कॉम्प्लेक्स है वो इंटरनलाइज हो जाता है सेल के अंदर थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अंदर चला गया। अब एक बार जब सेल के अंदर जाएगा तो ए जो सब यूनिट है वो बी सब यूनिट से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ए सब यूनिट फिर क्लीव होगा इनटू अ कैटालिटिकली एक्टिव फ्रेगमेंट जिसको हम कहेंगे A1, इसमें क्लीव होगा। अब ये जो A1 फ्रेगमेंट है ये सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होता है। ठीक है, तो अब आता है सबसे पहले हुआ इंजेक्शन और कोलोनाइजेशन, फिर ये कोलेरा टॉक्सिन का एक्शन सारा मैंने समझाया। तीसरा स्टेप होता है सेलुलर डिसरप्शन एंड फ्लूइड सिक्रीशन। एक्चुअली ये जो A1 फ्रेगमेंट है कोलेरा टॉक्सिन का, ये एक एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा होता है। इससे कैस्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं जो नॉर्मल सेलुलर फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं। नंबर 1, ये ATP राइबोजाइलेशन करेगा। ठीक है, A1 जो फ्रेगमेंट है, A1 फ्रेगमेंट ADP राइबोसाइलेट्स G प्रोटीन जिसको हम GSA सब यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसकी राइबोजाइलेशन करेगा। तो ये मॉडिफिकेशन ना G प्रोटीन को लॉक कर देता है इसकी ऑन स्टेट में। ठीक है, नंबर 2, अब जो ये एक्टिव G प्रोटीन है ये कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करेगी एडिनालाइल साइक्लेज एंजाइम को, जो यहाँ पे मैंने आपको बात बताई। तो उससे मैसिव अनरेगुलेटेड इंक्रीज आता है साइक्लिक AMP में इन द सेल। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया ना साइक्लिक AMP इंक्रीज होंगे। ठीक है, A1 फ्रेगमेंट ने ADP राइबोजाइलेशन की G प्रोटीन की, GSA प्रोटीन की, और उससे ये ऑन स्टेट में आ गया। तो अब ये एक्टिवेटेड जो G प्रोटीन है ये एडिनालाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी, उससे बहुत सारा साइक्लिक AMP सेल के अंदर आएगा। तो एबनॉर्मली हाई लेवल साइक्लिक AMP के क्या करवाएंगे, क्लोराइड आयन के लिए एक जो है ना उसको एक्टिवेट कर देंगे, उसको हम कहते हैं CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रिसेप्टर। इसको जो है ये क्लोराइड आयन का चैनल होता है, ये हाई CMP के लेवल साइक्लिक AMP के इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो उससे कंटिन्यूस ईफ्लक्स होगा क्लोराइड आयन का, ये क्लोराइड बाहर आ जाएंगे फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल इनटू द लूमेन। ठीक है, लूमेन में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए बाकी आयंस जो पार्टिकुलरली हमारा सोडियम होता है और जो क्लोराइड आयन वो मतलब उस क्लोराइड आयन को फॉलो करेंगे। ठीक है, वाटर जो है वो ऑस्मोसिस की वजह से हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयंस को ही फॉलो करेगा, तो उससे बहुत सारा फ्लूइड इंटेस्टाइनल लूमेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है ये आइसोटोनिक है, यानी उसकी सेम कंसनट्रेशन है जिस तरह बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसके नतीजे में सिवियर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है वो मैनिफेस्ट करता है एज अ हॉल मार्क जिसको हम कहते हैं राइस वाटर स्टूल। ठीक है, और उससे रैपिड लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन हो जाती है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा अगर उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट ना किया। तो यही सारी बात जो मैंने आपको समझाई वो उसने पैथोफिजियोलॉजी में बताई है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो फ्लूइड लॉस है वो आइसोटोनिक है विद द प्लाज्मा एंड हैज द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बन पोटेशियम। विब्रो कोलेरा हैज़ बीन शोन टू प्रोड्यूस अ सेकंड टॉक्सिन जिसको कहते हैं जोनुला ओक्लूडेंट टॉक्सिन। जोनुला ओक्लूडेंट टॉक्सिन जो है ना ये एक्चुअली टाइट जंक्शंस की इंटेग्रिटी को इम्पेयर करता है। हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं एंटेरोसाइट्स उनके दरमियान जो टाइट जंक्शंस हैं उनकी इंटेग्रिटी को इम्पेयर करेगा, तो उससे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एस्केप हो जाएंगे ना। तो ये भी एक और टॉक्सिन है, सेकंड टॉक्सिन है जोनुला ओक्लूडेंट टॉक्सिन जो कि कॉलरी बनाता है। ठीक है, तीसरा भी एक और टॉक्सिन है जिसको कहते हैं एक्सेसरी कॉलेरा एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, जोनुला ओक्लूडेंट टॉक्सिन जो मैंने आपको बताया टाइट जंक्शंस जो हैं उनके साथ जो है एक्चुअली यानी टाइट जंक्शन को इम्पेयर कर रहा है, तो यानी इससे इंटेस्टाइनल लाइनिंग की ये परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है और उससे डिजीज़ प्रोसेस को और हेल्प कर रहा है, ये जोट टॉक्सिन जोनुला ओक्लूडेंट टॉक्सिन। दूसरा जो है एक्सेसरी कॉलेरा टॉक्सिन, ये भी जोट और मेन कॉलेरा टॉक्सिन के साथ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये जो कॉलेरा टॉक्सिन जो होता है ना मेन वो प्राइमरी कॉज है सिवियर डिजीज़ का, वाटरी डायरिया का। ये जो एस और जोट है ये एक्सेसरी टॉक्सिन है क्योंकि ये डिजीज़ की पैथोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन सोल कॉज नहीं है। मेन वही था जो मेन कॉलेरा टॉक्सिन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैथोजेनेसिस कंप्लीट, उसके बाद आती हैं कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स। कॉलेरा में अब क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी, तो क्लिनिकल फाइंडिंग में देखें जो सिम्टम होते हैं ना कॉलेरा के वो माइल्ड से लेकर सिवियर हो सकते हैं। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में बच्चों को जो है इनडिस्टिंग्विशेबल सिम्टम्स होते हैं जो कि अदर डायरियल डिजीज़ से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा सकते, तो उनको अपसेट ऑफ स्टमक, माइल्ड डायरिया, वॉमिटिंग। ठीक है, लेकिन अगर सिवियर होगी कॉलेरा तो उसमें मोस्ट डेंजरस फॉर्म डिजीज़ की है सिवियर केसेस में राइस वाटर स्टूल होता है, यानी लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेल और वाटरी डायरिया होगा बिल्कुल ऐसे पानी की तरह जिसमें फ्लैक्स ऑफ म्यूकस होंगे, तो उससे बच्चे को फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी,
डिहाइड्रेशन हमें पता है बच्चों में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। साइन क्या थे डिहाइड्रेशन के, हमने प्रीवियस डिस्कस किए ना, सनकन आइज़ होंगी, ड्राई माउथ होगा, एक्सट्रीम थर्स्ट, लैक ऑफ टीयर्स व्हेन क्राइंग, आंसू ही नहीं आएंगे, नो यूरिनेशन या डिक्रीज यूरिनेशन, इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा बच्चा, अनयूजुअल स्लीपीनेस, ठीक है। स्किन की पिंच्ड जो है वो पिंचिंग जो है वो स्लोली जाएगी, यानी टर्गर लॉस हो गया है। इसके अलावा इसमें रैपिड डिहाइड्रेशन हो रही है, साथ में वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। प्रोफ्यूज वॉमिटिंग होगी तो फ्लूइड लॉस हो, वही बात। बीपी लो हो जाएगा, पल्स रैपिड होगी, हार्ट रेट रैपिड होगा, और मसल क्रैम्प्स भी होंगे लेग्स में, वही इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस की वजह से, ठीक है। तो इसमें बच्चे को जो है ना, बच्चा रैपिड डिटोरिएशन के लिए ससेप्टेबल होता है इन्फेंट। अनट्रीटेड केसेस में इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होगी जो कि शॉक करवाएगी, किडनी फेलियर, कोमा एंड इवन डेथ विद इन आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही कहा है कि डायरिया जो है वो पेनलेस पर्जिंग ऑफ प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल के साथ प्रोग्रेस करता है। तो ये बहुत सारा राइस वाटर जैसा लेकिन पेनलेस जो है स्टूल पास होगा डायरिया की फॉर्म में, जिसमें सस्पेंडेड फ्लैक्स ऑफ म्यूकस भी होंगे, ठीक है। फिशी स्मेल होगी जो कि इसमें हॉल मार्क ऑफ डिजीज़ है ये सारा, ठीक है। राइस वाटर स्टूल, बहुत सारा पेनलेस पर्जिंग ऑफ प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल विथ फ्लैक्स ऑफ म्यूकस विथ फिशी स्मेल। कुछ बच्चों को ना लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। वॉमिटिंग भी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोजेक्टाइल होगी, लेकिन वो नोज़िया के साथ नहीं है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कॉलरा ग्रेविस ना सिवियर कॉलरा के लिए टर्म यूज़ होती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जिसमें प्रोफाउंड रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। तो वाइल बहुत से केसेस कॉलरा के माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है, लेकिन 10% को ये कॉलरा ग्रेविस होता है। तो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिवियर डिहाइड्रेशन होती है, बहुत सारा फ्लूइड लॉस हुआ है, वॉमिटिंग, वाटरी डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए, तो इस लॉस से 10% या मोर बॉडी वेट जो है कुछ ही घंटों में बच्चे का गिर जाता है। इसके अलावा कॉलरा ग्रेविस में जो है ना राइस वाटर स्टूल, वाटरी से पेल मिल्की किस्म के स्टूल्स होंगे जो राइस को रिजेंबल कर रहे होंगे, जिस तरह राइस को वॉश किया गया हो वाटर में, वैसा। जल्दी होता है, इसका रैपिड ऑनसेट है, जल्दी डिहाइड्रेशन होगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है बच्चा, डेथ हो जाएगी अगर अनट्रीटेड रहा। इसके अलावा इसमें प्यास लगेगी, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, मसल क्रैम्प, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मोस्ट सीवियर फॉर्म है डिजीज़ की, और पर्जिंग रेट 500 to 1000 ml पर आवर। अगर इतनी ज़्यादा इसमें पर्जिंग हो रही है कॉलरा ग्रेविस में, 500 to 1000 ml पर आवर में जो है वो स्टूल पास हो रहा है, पर्जिंग हो रही है। अब इस अमाउंट ऑफ पर्जिंग की वजह से इसको डिहाइड्रेशन होगी, जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक की तरह मैनिफेस्ट करेगा, जिसमें यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, संकन फंटानल होगा इन्फेंट का, सनकन आइज, एब्सेंस ऑफ टीयर, ड्राई ओरल म्यूकोजा, टर्गर लॉस हो गया, थ्रेडी पल्स, बिल्कुल थ्रेडी पल्स होगी, फीबल सी, और ऐसे धागे की तरह महसूस होगी स्किन के नीचे, ठीक है। टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और वास्कुलर कोलैप्स, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंस विद द टिपिकल कुस्मॉल ब्रीदिंग, अगर एसिडोसिस डेवलप होता है तो उसमें रैपिड डीप ब्रीदिंग, जिसको कुस्मॉल ब्रीदिंग कहते हैं, बच्चा जो है आगे प्रोग्रेस करके कोमा में जा सकता है, डेथ हो जाएगी कुछ ही घंटों में अगर फ्लूइड्स को रिप्लेस ना किया गया करेक्टली, इसको लॉस को करेक्ट ना किया गया, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये था कॉलरा ग्रेविस, ठीक है। तो यही बात है कि ट्रीटमेंट ज़रूरी है, जल्दी रिहाइड्रेशन करनी होती है, अग्रेसिव, जिसमें ओरल भी देनी है, IV फ्लूइड भी देनी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कॉलरा की वजह से बच्चों में लेथार्जी डेवलप होगी, बच्चा बिल्कुल वही डिहाइड्रेशन के सारी कॉम्प्लिकेशन, लेथार्जिक होगा, सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है। एल्टर कॉन्शियसनेस हो सकती है, फीवर, इवन बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अब क्योंकि अक्यूट रीनल फेलियर में भी जा सकता है ड्यू टू द अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्चुअली इसमें अक्यूट किडनी फेलियर हो क्यों रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा सीवियरली डिहाइड्रेट हो गई है, हाइपोवोलेमिक शॉक, किडनीज़ की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, तो किडनीज फिल्टर नहीं कर पाएंगी सही से, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप होगा और अक्यूट किडनी इंजरी या फेलियर हो जाता है, ठीक है। हाइपोकेलीमिया एंड एसिडोसिस, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, वही जो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मैंने आपको बताया ना, स्पेशली बच्चों में जो बहुत ही बीमार होते हैं, खा पी भी नहीं सकते, तो शुगर लेवल भी ड्रॉप हो जाएगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसी की वजह से फिर ये सीजर्स हो रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस, डेथ। अच्छा, पैरालाइटिक इलियस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू हाइपोकेलीमिया, ठीक है। तो हाइपोकेलीमिया हार्ट के साथ नर्व फंक्शन, एरिथमियाज, ये सारी करवाएंगे, इनके साथ करेगा कि ये इम्बैलेंस हो गया ना इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी से, तो इसीलिए ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलेमिक एरिथमिया, ये चीज़ें हो रही हैं, और पैरालाइटिक इलियस भी हो रहा है, ठीक है। एंड देन
पल्मोनरी इडीमा ड्यू टू द रैपिड, अब हम जल्दी फ्लूइड भी करेक्ट करेंगे तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, जल्दी आईवी फ्लूइड देने से कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। ट्रांजिएंट टेटनी ड्यू टू द करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कैल्शियम अब ज़्यादा हो गया तो ट्रांजिएंट टेटनी भी हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। तो कैसे अब हम कॉलेरा को डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को कॉलेरा हुआ है। अब इसमें ना डायग्नोसिस वैसे माइक्रोबायोलॉजिक आइसोलेशन की जाती है विब्रो कॉलेरा की, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो इसमें माइक्रोबायोलॉजिक आइसोलेशन जब हम करेंगे विब्रो कॉलेरा की, तो स्पेसिमन वही रेक्टल स्वैब ही लिया जाता है पेशेंट से, स्टूल कल्चर करके, स्टूल कल्चर यानी इसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो स्टूल में हमने स्पेसिमन कलेक्ट किया, रेक्टल स्वैब पेशेंट से, और एंटीबायोटिक वगैरह देने से पहले करना है, ठीक है। उसको कैरी ब्लेयर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करेंगे बैक्टीरिया को, कल्चर किया जाएगा और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विब्रो कॉलेरा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके सीरोटाइप जो O1 और O139 जो कि मेन कॉज हैं एपिडेमिक कॉलेरा के, उनको डायग्नोस किया जाएगा। स्टूल माइक्रोस्कोपी पे हमें मोटिलिटी ऑफ विब्रो भी मिल सकती है माइक्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज होता है फ्रेश वेट प्रिपरेशन मैनेजमेंट। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट कॉलेरा का है कि बच्चे को रीहाइड्रेट करना है, फ्लूइड रीहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, वैसे डायग्नोसिस में इसमें PCR भी आ जाता है, PCR किया जाता है कॉलेरा के लिए, विब्रो का DNA देखा जाता है, लेकिन वो भी होता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं, लेकिन वो इतने इनवैल्यूएबल हैं, इतने नहीं हैं, उनसे क्विक मतलब रिजल्ट मिलता है मिनट्स के अंदर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन बस आप इतना याद रखें कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो स्टूल कल्चर है और माइक्रोबायोलॉजिक, उसमें आइसोलेशन की जाती है विब्रो कॉलेरा की। ओरल रिहाइड्रेशन मैंने कहा ट्रीटमेंट में सिर्फ हमने रिहाइड्रेट ही करना, यही इसका ट्रीटमेंट है। तो राइस बेस्ड ORS इज़ सुपीरियर टू स्टैंडर्ड ORS इन द चिल्ड्रन विथ कॉलेरा। अच्छा, ये राइस बेस्ड ORS जो है ना, एक्चुअली कॉलेरा को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, याद रखें, कॉलेरा इंड्यूस्ड जो डायरिया है उसमें दिया जाता है बाकी ORS की निस्बत। तो इसमें रिगार्डलेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसमें इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी वाली प्रिंसिपल है कि हमें पता है कि ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म, क्योंकि जो स्टैंडर्ड WHO का ORS है उसमें ग्लूकोज होता है, जब वो इंजेस्ट किया जाएगा तो उसमें ग्लूकोज और सोडियम आयन एक्टिवली अब्जॉर्ब हो जाते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मदद से, वाटर भी उसको फॉलो करेगा तो बच्चा रीहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन ये जो राइस बेस्ड ORS है ये कॉलेरा में ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि रिड्यूस्ड स्टूल आउटपुट, यानी जो इसका बहुत मोस्ट बेनिफिट है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट, कि ये जब दिया जाता है राइस बेस्ड ORS तो इससे वॉल्यूम और रेट ऑफ स्टूल आउटपुट कम हो जाएगा, डायरिया थोड़े से रुक जाएंगे बनस्बत उस ORS के। इसकी ऑस्मोलैरिटी भी कम है, तो क्योंकि हाई ऑस्मोलैरिटी और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकती है, डायरिया करवा सकती है, उसकी कम है। राइस एक कार्बोहाइड्रेट है, खुद डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ग्लूकोज भी सप्लाई कर देगा बच्चे को, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसलिए इसके बहुत से बेनिफिट है, अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, न्यूट्रिशनल बेनिफिट। तो राइस बेस्ड ORS। उसके बाद आता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स जो है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यही इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। 100 ml पर kg के हिसाब से 4 घंटों में देना है, ठीक है। ORS ज़्यादा बेस्ट सुपीरियर वही है, राइस बेस्ड ORS, ठीक है। वॉमिटिंग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि उसमें आप ORS नहीं देंगे, आपने देना है, ठीक है। वॉमिटिंग होती है 10 मिनट वेट करें और स्लोली ORS देना है। अच्छा, अब दूसरा है IV रिहाइड्रेशन, कॉलेरा के ट्रीटमेंट में ORS हो गया। IV रिहाइड्रेशन में बच्चे को हमने डेक्सट्रोसलाइन लगाना है या रिंगर लैक्टेट देंगे, IV में पुश करेंगे पहले 20 ml पर kg के हिसाब से डेक्सट्रोज या रिंगर लैक्टेट 10 to 15 मिनट में हमने पुश करना है। अगर बच्चे का शॉक अभी तक सही नहीं हुआ तो दोबारा यही पुश करेंगे, रिपीट करेंगे। अब शॉक सही हो गया तो उसके बाद जो है 100 ml पर kg के हिसाब से, पहले 20 था, अभी 100 ml पर kg रिंगर्स लैक्टेट या वही डेक्सट्रोसलाइन 2 to 3 आवर्स में देंगे ताकि उसकी डिहाइड्रेशन सही हो, ठीक है। प्लेबोलाइट M के साथ जो है हम रिहाइड्रेशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर बच्चे का जो है डायरिया अभी तक परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। प्लेबोलाइट M, ये एक्चुअली प्लेबोलाइट M पाकिस्तान में ही जो है ना एक सॉल्यूशन है, मेंटेनेंस सॉल्यूशन होता है, डेक्सट्रोज का ही बना होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होते हैं। तो डेक्सट्रोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम भी इसमें होता है कंसनट्रेशन में, और बायोकार्ब भी है। तो ये मतलब उसकी मदद से हम रिहाइड्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि डायरिया परसिस्ट कर रहा है तब तक, ठीक है। तो पहले पुश किए हमने 20 ml पर kg के हिसाब से, फिर जब शॉक सही हो गया तो 100 ml पर kg के हिसाब से रिंगर या डेक्सट्रोज देंगे। फिर अगला ऑप्शन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में, एंटीबायोटिक जो है ना ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को छोटा करेगा, कम करेगा,
और जब तक बच्चे के फीसिस में ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट हो रहा है तो उसके पीरियड को भी रिड्यूस करेगा, पीरियड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। और इसके अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट को भी कम करेगा ऑब्वियसली, डायरिया वगैरह को रोक के। तो उसमें एंटीबायोटिक में याद रखें एरिथ्रोमाइसिन 12.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज 4 टाइम अ डे देनी है 3 दिनों तक, ठीक है। अप टू 500 दिया जा सकता है 3 दिन तक, या एरिथ्रो या एजीथ्रो, ठीक है। ये मैक्रोलाइड्स जो हैं, एजीथ्रोमाइसिन 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से सिंगल डोज ही दिया जाएगा अप टू 1 ग्राम तक। या फिर हम ये फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 20 मिलीग्राम पर केजी, ये पर ओरल दी जाएगी एज अ सिंगल डोज। या फिर इवन इसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी दी जा सकती है 2 to 4 kg पर ओरल एज सिंगल डोज। अच्छा, वैसे जो हमारे सेफेलोस्पोरिन हैं या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये कॉलेरा के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव नहीं है। या मैक्रोलाइड्स देते हैं या फिर ये सिप्रो एंड ये फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। जिंक सप्लीमेंटेशन भी देने, जिस तरह हमने पढ़ा कि डायरिया वगैरह में जैसे वॉमिटिंग बच्चे की रुक गई है तो उसको जिंक सप्लीमेंट भी देंगे। लास्ट रह गई कॉलेरा की प्रिवेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है इस लाइफ थ्रेटनिंग कॉलेरा को इन्फेंट्स में प्रोटेक्ट करने का, प्रिवेंट करने का, वह है बच्चों को प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, ठीक है। हमें पता है कि 2 years तक जो है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है और 6 month तक जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग ये एक प्रिवेंशन है। हैंड वॉशिंग, सेफ फूड, वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द सीवेज आर इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स। तो मेरा यही जो है सफाई का खास ख्याल रखना, हैंड वॉशिंग एंड फीकल ओरल कंटामिनेशन अवॉइड की जाए। इंडेमिक जो एरियाज़ हैं उनमें वाटर और मिल्क जो है उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। फूड को फ्लाइज से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फ्लाइज भी फीकल ओरल कंटामिनेशन करवाती हैं, वही फीसेस पे भी बैठ रही हैं, फूड पर भी बैठ रही हैं। तो जहाँ पे स्पेशली कॉलेरा का इंडेमिक है वहाँ वाटर और मिल्क को बॉयल करके यूज़ करना है, फूड को फ्लाइज से प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, और सैनिटरी प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करनी है। जो भी कॉलेरा के पेशेंट्स हैं उनको याद रखें आइसोलेट करना होता है, ये भी एक प्रिवेंशन का इंपॉर्टेंट मेजर है। और इसकी वैक्सीन जो है उसकी 50% एफिकेसी है अप टू 3 to 6 month आफ्टर वैक्सीनेशन। 3-6 महीने ये वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करती है। कॉलेरा की प्रोग्नोसिस में अगर बच्चों में देखें तो 1 से 2% इसके केस फर्टेलिटी है, जिसमें भी अर्ली या रैपिड रिप्लेसमेंट अगर कर ली जाती है, बच्चे को रिहाइड्रेट कर लिया जाता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स देके, तो 1 to 2% है फर्टेलिटी। वरना जो है सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो 50% इसमें मोर्टेलिटी है। दैट्स इट। तो ये था कॉलेरा। नेक्स्ट वीडियो में अगला जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो है शिगेलोसिस, जिसको हम वैसिलरी डाइजेंट्री भी कहते हैं, वो स्टार्ट करेंगे।